सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूड को मात दी है। फ्रेंच ओपन या रोलांड गैरोस का आयोजन 22 मई से 11 जून के बीच किया गया था। इस गेम में हारने वाले कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ये नोवाक जोकोविच का 23वां ग्रैंड स्लैम है। इस तरह जोकोविच ने 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। राफेल नडाल इस बार चोट के चलते फ्रेंच ओपन खेल नहीं पाए हैं। नोवाक जोकोविच तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीते हैं। इस तरह वे ओपन एरा में हर ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि नोवाक जोकोविच साल 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। लॉन टेनिस के लिए आयोजित होने वाली 4 प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पीवीटीजीज के लोगों से मुलाकात करेंगी। दरअसल 12 जून को राष्ट्रपति भवन में 75 पीवीटीजीज से संबंधित लोगों को बुलाया गया है। इस दौरान उन्हें जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया है। किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए 4 क्राइटेरिया घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल है तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन और घटती जनसंख्या शामिल है। पीवीटीजी समूह को वल्नरेबिलिटी के चलते इन्हें विकास और सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। ढेवर कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने जनजातियों में से पीवीटीजी की पहचान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 24 जून के बीच यूएसए की यात्रा पर रहेंगे। 22 जून को वे यूएसए कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वे यूएसए कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में 18 जून को यूएसए के विभिन्न शहरों में इंडिया यूनिटी मार्च का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के 9 सालों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाते हुए यूएस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मिलकर बनती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि राज्यों की जनसंख्या अनुपात में होते हैं। वहीं सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जो कि हर राज्य से 2 होते हैं। आपको बता दें कि यूएसए उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध देश है। यूएसए में कुल 50 राज्य हैं और इनमें से अलास्का सबसे बड़ा है। आर्कटिक सर्कल यूएसए में अलास्का से गुजरता है और अलास्का से गुजरने वाली यूकॉन नदी में प्लेसर गोल्ड पाया जाता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रेंडे नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है। किगाली ग्लोबल डायलॉग के तीसरे एडिशन का आयोजन 12 से 14 जून के बीच रवांडा के किगाली में किया जाएगा। ये एक सालाना आयोजित होने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें पॉलिसी मेकर्स, निजी क्षेत्र, एकेडमिक्स और निजी क्षेत्र एक साथ आते हैं। साथ ही सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों पर काम किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रवांडा गवर्नेंस बोर्ड, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बार का ये डायलॉग भारत की G20 की अध्यक्षता का और ब्राजील की ब्रिक्स की अध्यक्षता का आउट रीजन इवेंट है। आपको बता दें कि किगाली ग्लोबल डायलॉग के मकसदों में रूढ़िवादिता को चुनौती देना, समावेशी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना और विकास के नए नरेटिव विकसित करना है। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है और इसे लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जाना जाता है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। साल 2023 में फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। वे कैस्पर रूड को हराकर विजेता बने हैं और कैस्पर रूड किस देश से संबंधित है? नॉर्वे, स्वीडन, सर्बिया, डेनमार्क। दूसरा प्रश्न है, किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए निम्न में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन, बढ़ती जनसंख्या। अब आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं।
अटलांटिक समझौता किन देशों के बीच हुआ है? यूएसए यूके, यूएसए भारत, यूके भारत, यूएसए जर्मनी। सही जवाब है विकल्प ए यानी अटलांटिक समझौता यूएसए यूके के बीच हुआ है। दूसरा प्रश्न था खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग, फसाई, सीएसओ, गूंज एनजीओ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसाई द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। दुनिया के सैन्य खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने चीन के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर एक अनुमान साझा किया है। इस अनुमान के मुताबिक चीन के पास अमेरिका या रूस जितनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल है जिसकी न्यूनतम सीमा 5500 किलोमीटर होती है। इसे आमतौर पर परमाणु हथियार ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे पारंपरिक रासायनिक और जैविक हथियारों को ढोने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए HCOC यानी हेग कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया गया है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट को पहले ICOC यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के नाम से जाना जाता था। भारत इस हेग कोड ऑफ कंडक्ट का दस्तखत करता है। इसके अलावा भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी हिस्सा है। भारत 2016 में MTCR में शामिल हुआ था। MTCR अप्रैल 1987 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद ऐसे बैलिस्टिक और दूसरे मिसाइल प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है जिनका इस्तेमाल रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में किया जा सकता है। दुनिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वाले देशों में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस प्रमुख हैं। पृथ्वी 5 मिसाइल भारत का प्रमुख अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसे दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक्स की सूची में शामिल किया जाता है। यह दुनिया भर में संघर्षों को कम करने, हथियारों को कंट्रोल करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके अलावा यह संस्था हथियारबंद संघर्षों, सैन्य खर्च और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा विश्लेषण और सुझाव भी देती है। लेप्टोस्पायरोसिस आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग के रूप में उभरा है। हर साल मॉनसून के महीनों में इस रोग के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस या लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जानवरों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, मगर कुछ पर्यावरणीय दशाओं में यह मानव में भी फैलता है। यह भारी बारिश या बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर फैलता है। आमतौर पर इस रोग के वाहक जंगली या घरेलू दोनों जानवर होते हैं। इन वाहकों में कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते शामिल हैं। रोग का फैलाव आमतौर पर संक्रमित जानवरों के मूत्र में मौजूद लेप्टोस्पाइरा से शुरू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक संक्रमित जानवर कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक इस बैक्टीरिया को फैला सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस को कन्नड़ में इली ज्वर और मलयालम में एली पानी कहा जाता है। दोनों का मतलब रैट फीवर होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस सबसे अधिक दक्षिण के राज्यों में फैला हुआ है। इस रोग का गर्म व नम देशों में अधिक फैलाव रहता है। यह रोग शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में फैल सकता है। हर साल यह करीब 10 लाख लोगों को प्रभावित करता है। लेप्टोस्पायरोसिस के फैलने के अन्य कारणों में गलत इलाज, विश्वसनीय इलाज तक सीमित पहुंच, इलाज करने वाले डॉक्टर्स के बीच जागरूकता की कमी और पर्यावरण निगरानी का अभाव भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा जिसमें आप शामिल हो सकेंगे। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके के मशहूर इशाद या इशद आम को GI टैग दिया गया है। इशद आम मुख्य रूप से अंकोला के आसपास के इलाके में उगाया जाता है।
यह आम अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इशाद आम दो तरह के होते हैं, एक करी इशाद, दूसरा बिली इशाद। करी इशाद पतली त्वचा, अधिक गुदा और अद्भुत मिठास के लिए जाना जाता है। वहीं बिली इशाद में मोटी त्वचा और कम गुदा के साथ मिठास पाया जाता है। करी इशाद को इसके अनोखे सुगंध, बेहतरीन स्वाद, ज्यादा गुदे और आकर्षित आकार के साथ साथ बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में से एक माना जाता है। ऐसी धारणा है कि उत्तर कन्नड़ इलाके में इस आम की किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। जीआई टैग का पूरा नाम भौगोलिक संकेतक टैग है। इसका इस्तेमाल एक खास भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग उन खास उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक टैग है जिनकी एक खास भौगोलिक पहचान होती है। जीआई टैग को आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प और कारोबारी उत्पादों के लिए दिया जाता है। इस तरह के उत्पादन में मूल स्थान से जुड़े गुण मौजूद होने जरूरी होते हैं। भारत में इसके रजिस्ट्रेशन और बेहतर संरक्षण के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 लाया गया है। इस अधिनियम के तहत जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत स्थापित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की। बैठक में राज्यों से उन क्षेत्रों के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया जहां 8 नए परमाणु रिएक्टर चालू होने वाले हैं। इस योजना का रोड मैप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया जाना है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है। इसे औपचारिक रूप से 2006 में गठित किया गया है। इसे भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसका मूल मकसद प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच समन्वय करना है। इसके अलावा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तय करने वाला शीर्ष निकाय भी है। भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 9 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। आमतौर पर कोई कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष होता है। एनडीएमए के 5 मूल प्रभाग हैं। ये प्रभाग हैं नीति एवं योजना प्रभाग, मिटिगेशन प्रभाग, ऑपरेशन प्रभाग, संचार व सूचना तकनीकी प्रभाग और प्रशासन व वित्त प्रभाग। चलिए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक जूनोटिक विषाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा एंट्रोगेंस नामक विषाणु के कारण होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस के सबसे अधिक मामले दक्षिण के राज्यों में दर्ज किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 5 भारत का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, साल 2023 में फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। वे कैस्पर रूड को हराकर विजेता बने हैं। कैस्पर रूड किस देश से संबंधित हैं? नॉर्वे, स्वीडन, सर्बिया या फिर डेनमार्क। सही जवाब है विकल्प ए यानी नॉर्वे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने का क्राइटेरिया नहीं है? ए, तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन या फिर बढ़ती जनसंख्या। सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी बढ़ती जनसंख्या। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। यूनेस्को ने घोषणा की है कि यूएसए जुलाई 2023 में यूनेस्को को रीज्वाइन करेगा। इसके अलावा यूएसए $600 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग करने की भी तैयारी में है। ये फंडिंग यूनेस्को को फाइनेंशियल बूस्ट प्रदान करेगी। एक वक्त पर यूएसए यूनेस्को का सबसे बड़ा फंड करने वाला रहा है। यूएसए ने रीज्वाइन करने का फैसला चीन के इस संस्था पर बढ़ते प्रभुत्व के चलते लिया। चीन यूनेस्को के नीतिगत मामलों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा के मामलों में दखल दे रहा है। गौरतलब है कि यूएसए और इजराइल दोनों ने साल 2011 में यूनेस्को को फंडिंग बंद कर दी थी।
दरअसल यूनेस्को ने पैलेस्टाइन के समर्थन में वोट किया था। इसके बाद साल 2017 में ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से यूनेस्को से अलग होने का निर्णय लिया था। तब यूएसए ने यूनेस्को पर इजराइल के प्रति बायस होने का आरोप लगाया था। यह पहला मौका नहीं है जब यूएसए यूनेस्को से बाहर हुआ हो और रीज्वाइन किया हो। साल 1984 में रीगन प्रशासन के दौरान भी यूएसए यूनेस्को से अलग हो गया था। तब यूएसए ने यूनेस्को पर सोवियत के हितों को तवज्जो देने का आरोप लगाया था। साल 2003 में यूएसए ने रीज्वाइन किया था। यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूएसए के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आईसीईटी यानी एडवांसिंग इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये कॉन्फ्रेंस सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित की गई थी। भारत और यूएसए दोनों वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने पर काम करेंगे। गौरतलब है कि आईसीईटी को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्वाड समिट की साइडलाइंस पर लॉन्च किया गया था। ये क्वाड समिट टोक्यो में 24 मई 2022 को आयोजित की गई थी। यूएसए के एनएसए जैक सुलिवान की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के यूएसए यात्रा से ठीक पहले आयोजित की गई है। इसका मकसद भारत और यूएसए के वैश्विक रणनीतिक संबंधों का सर्वे करना है। आपको बता दें कि भारत में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2021 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $23.2 बिलियन है, जो कि साल 2028 में $80.3 बिलियन होने की संभावना है। रॉ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ईस्ट एशियन देश ताइवान पहले नंबर पर है। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले एक बार मैं बता दूं आपको कि स्टडी IQIS की हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। इस कोर्स से जुड़े हुए सारे फीचर्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 19 जून से ही इंग्लिश और हिंग्लिश में भी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू हो रहा है। बैच की खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। बैच में एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे ये बैच आपको मात्र 29,999 रुपये में मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ें। एनजीटी ने भुवनेश्वर के शिखरचंडी हिल पर प्रस्तावित एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। शिखरचंडी हिल भुवनेश्वर के ग्रीन लंग्स में से एक है। शिखरचंडी हिल पूर्वी घाट का हिस्सा है। साथ ही यह जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेयर वाइल्ड स्पीशीज और मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम के मुताबिक पेड़ों को काटने की अनुमति भी नहीं है। एनजीटी ने माना कि यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन हैं। वर्क फ्री फाउंडेशन ने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे थे। यह आंकड़ा साल 2016 के 10 मिलियन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट वर्क फ्री फाउंडेशन की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसमें 160 देशों के राष्ट्रीय आंकड़ों से आधुनिक दासता का अनुमान लगाया जाता है। आधुनिक दासता के मामलों में पहले 3 नंबर पर उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोर्तानिया है। ऐसे देश जहां पर आधुनिक दासता के सबसे कम मामले पाए जाते हैं, उनमें पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और उसके बाद जर्मनी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। आधुनिक दासता शोषण की उस स्थिति को माना जाता है जिसे कोई व्यक्ति हिंसा, धमकी और शक्तियों के दुरुपयोग जैसे कारणों के चलते सहता है। आधुनिक दासता एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बंधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दासता या फिर दासता जैसी प्रथाएं
जैसे कि जबरदस्ती की गई शादी, चाइल्ड सोल्जर्स और कर्ज के चलते कराई जा रही मजदूरी इत्यादि शामिल हैं। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही शिखर चंडी हिल निम्नलिखित में से किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या फिर अरावली पर्वत? अगला सवाल, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर कोरिया आधुनिक दासता के मामलों वाले देशों में पहले नंबर पर है। भारत में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखिए पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक विषाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस नामक विषाणु के कारण होता है। भारत में लेप्टोस्पायरोसिस के सबसे अधिक मामले दक्षिण के राज्यों में दर्ज किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है। यह लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 5 भारत का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली खास विशेषताओं वाले सामानों को पहचान देने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी दो कथन इसमें सही हैं। भारत का विधि आयोग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पब्लिक के विचार चाहता है। जो भी व्यक्ति या संस्था इस मामले में रुचि रखते हैं वे अपने विचार 30 दिनों के भीतर सौंप सकते हैं। विधि आयोग ने इसके लिए एक मेल आईडी ici@government.in भी मुहैया कराई है, जिस पर विचार सबमिट किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है भारत के लिए एक ऐसा कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी, हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। मसलन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर तमाम कानूनों पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार पीवीटीजीज के लिए एक नया सर्वे डिजाइन करने की तैयारी में है, जिससे पीवीटीजीज के लिए विशेष तौर पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा सके। यह सर्वे देश के 22,000 गांवों में बसे 28 लाख पीवीटीजी के लोगों पर किया जाना है। यह अपनी तरह का ऐसा पहला प्रयास है। इसमें गांव के स्तर पर डेटा कलेक्शन करके इन जनजातियों के जीवन में होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाएगा। इससे ये भी पता चल सकेगा कि सरकार की नीतियों का कैसे इन समूहों के जीवन पर प्रभाव होगा। केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में जनजातियों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं शुरू की हैं। सिकल सेल डिजीज पर डेटा कलेक्शन और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसमें अहम है। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया गया है। बजट के मुताबिक मिशन के तहत अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए इस मिशन पर खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए 4 क्राइटेरिया घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन और घटती जनसंख्या।
आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर आपको एक सूचना दे दूं मैं कि स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज़ करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। जून 2023 में वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 30 साल पूरे हो रहे हैं। वियना डिक्लेरेशन मानव अधिकारों के लिए एक बेहद अहम दस्तावेज है। इसने UN ह्यूमन राइट्स के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि जून 1993 में वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं, बच्चों, स्थानिक लोगों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खास महत्व दिया गया। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गठन की भूमिका बनी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया के नृशंस अपराधों के लिए भी सजा दी जा सके। आपको बता दें कि UN ह्यूमन राइट्स को द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली UN की लीडिंग एंटिटी है। ये संस्था सभी के सभी मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन, लोगों के सशक्तिकरण में मदद करना, सरकारों को सहायता मुहैया कराना इत्यादि काम करती है। इसके अलावा UN के सभी कार्यक्रमों में मानव अधिकारों को शामिल कराना भी इसकी जिम्मेदारी है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी इंसानों को हासिल होते हैं। इनमें लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, भाषा और धर्म का बंधन नहीं होता। इन अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और दासता से स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा काम और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को पाने का अधिकार रखता है। बांग्लादेश को लेकर आज 2 खबरें हैं। पहली खबर ये कि बांग्लादेश ब्रिक्स की सदस्यता हासिल कर सकता है। ये खबर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बाद घोषित की गई है। इस साल ब्रिक्स की बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होनी है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। विश्व बैंक ने ढाका में $358 मिलियन के रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के 2 नेशनल हाईवेज पर लागू किया जाएगा। इनमें गाजीपुर एलेंगा और नाटोर नवाबगंज हाईवेज शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के अलावा जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर्स, रोड साइंस आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रोड पर CCTV और इलेक्ट्रिक मैसेजिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की जाएगी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है मानव अधिकार, रोड सेफ्टी, जलवायु परिवर्तन या फिर ओजोन संरक्षण। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लॉन्च किया है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही शिखर चंडी हिल निम्नलिखित में से किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या फिर अरावली पर्वत। सही जवाब है विकल्प बी यानी पूर्वी घाट। अगला सवाल था, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वॉकफ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर कोरिया आधुनिक दासता के मामलों वाले देशों में पहले नंबर पर है। भारत में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी। बीते दिनों दारुल उलूम देवबंद ने स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक जो भी स्टूडेंट्स देवबंद इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं
उन्हें अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा को सीखने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने पर उन्हें कैंपस से निकाले जाने की धमकी दी गई है। इस पर NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें देवबंद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। इसके मुताबिक इस तरह की धमकी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 17 का उल्लंघन करती है। धारा 17 में किसी भी बच्चे के फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट को प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित प्रसिद्ध मदरसा है। यहाँ से देवबंद मूवमेंट शुरू हुआ था। इसका गठन 1857 की क्रांति की विफलता के बाद किया गया था। इसका मकसद इस्लामिक संस्कृति की रक्षा करते हुए मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम करना था। आपको बता दें कि NCPCR का गठन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत किया गया है। इसे शक्तियां और कार्य इस एक्ट के तहत सौंपे गए हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। वर्तमान में प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इनोवेटिव टीबी हेल्थ टेक्नोलॉजीज पर एक वर्कशॉप आयोजित की थी। इस वर्कशॉप का मकसद टीबी के असेसमेंट में हेल्थ टेक्नोलॉजीज का उपयोग और एंड टीबी कार्यक्रम में इन तकनीक को अपनाने पर जोर देना है। टीबी दुनिया के टॉप 10 मौत के कारणों में से शामिल है। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टीबी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1.6 मिलियन लोगों की मौत टीबी से हुई थी। टीबी के लिए होने वाले वैश्विक प्रयासों के चलते साल 2000 से अब तक 74 मिलियन लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत दुनिया में टीबी के मामलों में 28% के लिए जिम्मेदार है। SDG 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित ICMR बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन के लिए काम करती है। ICMR दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल रिसर्च बॉडीज में शुमार है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम 6 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं, इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने भारत और यूरोपियन यूनियन को एक विवाद को सुलझाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। दरअसल दोनों पक्षों ने विवाद को द्विपक्षीय तौर पर निपटाने के लिए समय मांगा है। इसी के मद्देनजर WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने अतिरिक्त समय दिया है। भारत ने सूचना और प्रौद्योगिकी के कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क लागू किया है। EU के मुताबिक ये वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि कोई खास व्यापार नियम विश्व व्यापार संगठन के मानकों के खिलाफ है, तो वे सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय में मामला दर्ज करा सकते हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले द्विपक्षीय परामर्श लिया जाता है। अगर दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं होते, तो उनमें से कोई भी पक्ष विवाद निपटान पैनल के गठन के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित यह संस्था 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आई थी। इसका गठन उरुग्वे राउंड की वार्ता से हुआ था। इसके 164 सदस्य देश हैं जो कि वैश्विक व्यापार में 98% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल नागोंजी ओकोंजो इवेला हैं।
नई दिल्ली स्थित NMML यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी एंड सोसाइटी कर दिया गया है। ये मेमोरियल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। यह निर्णय 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स को प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर तब्दील करने के बाद लिया गया है। NMML ये 3 मूर्ति भवन में स्थित है। 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था, जो कि अप्रैल 2022 से प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाता है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक ये निर्णय नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के द्वारा लिया गया था। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। वे इस सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। साल 1916 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और उनसे प्रभावित हुए। 1919 में वे होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने पहला किसान मार्च आयोजित किया। असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के कारण उन्हें 2 बार जेल भी हुई। साल 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाया। रेड फोर्ट ट्रायल्स में INA ऑफिसर्स की डिफेंस टीम में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी उन्होंने जेल में लिखी। नेहरू जी द्वारा लिखी गई अन्य प्रसिद्ध किताबें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैं। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ या फिर हैदराबाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद का गठन स्वतंत्रता के बाद मुस्लिमों की स्थिति में सुधार के मकसद से किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है मानव अधिकार, रोड सेफ्टी, जलवायु परिवर्तन या फिर ओजोन संरक्षण। सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए, यानी वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन मानव अधिकारों से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लॉन्च किया है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।